जय हिंद साथियों। मेरा नाम मयंक साहू है। राम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं जो वीएस एजुकेशन के तत्वाधान में जो मध्य प्रदेश में मेंस आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज चल रही है, उसी के एक पेपर के डिस्कशन के लिए। तो पहले जैसा मैं आपको बता देता हूँ, ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है 10 जुलाई से और इसके मध्य प्रदेश में 4 महानगरों में सेंटर हैं, जिसमें से आरंभ एकेडमी भोपाल, वेदांत एकेडमी इंदौर में, अग्निहोत्री क्लासेस ग्वालियर में और राम एकेडमी जबलपुर में। तो आपको इस टेस्ट सीरीज में जो हम पेपर का डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये पेपर 2 का पार्ट ए है, जो पेपर राम एकेडमी के द्वारा तैयार किया गया है। यहाँ पर हम आपको मॉडल आंसर के साथ साथ कुछ मेंस के आंसर में जो बेहतर आंसर रहता है उसको कैसे लिखा जाता है, क्या आपको फैक्ट डालने हैं, कहाँ पे करेंट का उपयोग करना है, उस पर थोड़ा सा हम बारीकी से चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको अपनी मेंस आंसर राइटिंग के पेपरों में सहायता मिल सके। तो यदि आपको इस पेपर या इस टेस्ट सीरीज से संबंधित या मेंस आंसर राइटिंग से संबंधित कुछ भी यदि समस्या लगे तो आप राम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, या हमारे जो दिए गए नंबर है उनके माध्यम से भी हमसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इस पेपर के जो 2 मार्कर क्वेश्चन है उस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आयोग ने अपना फॉर्मेट चेंज कर दिया है और उसने 3 मार्कर क्वेश्चन की जगह पे 2 मार्कर, 5 मार्कर के स्थान पर 7 मार्कर और 10 मार्कर क्वेश्चन का फॉर्मेट दे दिया गया है। तो हम उसी के आधार पर इनको देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो है 2 मार्कर क्वेश्चन में कि अभिलेखी न्यायालय से आप क्या समझते हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि जो 3 मार्कर या 2 मार्कर क्वेश्चन रहते हैं उनमें हमको टू द पॉइंट लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हम कोशिश करेंगे कि आप इस क्वेश्चन को कैसे लिखें। तो आप ध्यान रखें, इसको 2 पॉइंट बनाते हुए आप अपना लिखें। सबसे पहले पॉइंट में आप इसकी परिभाषा दे दें, दूसरे में संवैधानिक प्रावधान बता दें। इस तरीके से आप अपने उत्तर को लिख सकते हैं। जैसे कि हमको पता है अभिलेखी न्यायालय क्या कहलाता है। अभिलेखी न्यायालय कहलाते हैं वह न्यायालय जिनके निर्णयों का साक्ष्य के रूप में या भविष्य में न्यायिक निर्णयों में साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाता है, वो अभिलेखी न्यायालय कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम परिभाषा, फिर इनका प्रावधान। जैसा कि हमको पता है संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखी न्यायालय की मान्यता प्राप्त है। उसी के साथ ही अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय को। तो इन दोनों अनुच्छेदों का आप वर्णन करेंगे तो आपका एक कंप्लीट उत्तर प्राप्त होगा आपको। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है 106वां संविधान संशोधन। तो अभी हाल ही में सरकार के द्वारा 106वां संविधान संशोधन किया गया था। इसके लिए संसद का एक विशेष सत्र का आयोजन भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया गया था। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में कि उसमें क्या प्रावधान है। ठीक है, तो प्रावधान की हम बात करते हैं तो 106वें संविधान संशोधन में जैसा कि कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का बात की गई है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि विधानसभा एवं इसमें 33% आरक्षण। इसके बाद इस विधेयक को एक स्पेशल नाम भी दिया गया है। उस विधेयक को क्या नाम दिया गया है? नारी शक्ति बंधन विधेयक। तो आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। यदि आपको याद आ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में इसके लिए संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, जैसा कि एक आ रहा है कि इसको 2026 से इसको लागू किया जाएगा, तो आप लिख सकते हैं कि 2026 में इसको लागू किया जाएगा। तो इस तरीके से आप उसमें एडिशनल फैक्ट भी डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान में वर्णित दोहरे दंड से संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो संविधान में वर्णित दोहरे दंड से संरक्षण, इसका सबसे पहले हम बात करें कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह बोला गया है। तो हम देखते हैं कि अनुच्छेद 22 में इसका वर्णन किया गया है। तो आपका पहला पॉइंट क्या रहेगा? उपबंध कहां पे है इसका? मौलिक अधिकारों के। आप और साथ में लिख सकते हैं कि भाग 3 यहां पे आप ऐड कर सकते हैं। भाग 3 मौलिक अधिकार, इस टाइप का और एडिशनल चीज आप इसमें देना चाहें तो दे सकते हैं। फिर इसका आशय क्या है?
जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया आप क्या समझते हैं, इसका मतलब तात्पर्य है आशय। तो इसमें यह बोला गया है किसी भी अपराधी को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। तो एक व्यक्ति को एक अपराध में एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। तो इसमें प्रावधान क्या है, ये प्रावधान है आपका, ठीक है। उपबंध कहां पे है, तो ये। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्रस्तावना को किसने संविधान में परिचय पत्र की संज्ञा दी है। तो जैसा कि हम देखते हैं संविधान में संविधान सभा को, प्रस्तावना को, मौलिक अधिकारों को भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न शब्दों से संबोधित किया है। तो कई बार मेंस में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाता है कि इस चीज को किसने क्या कहा है। तो हम देखते हैं कि प्रस्तावना को परिचय पत्र, तो इस क्वेश्चन में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप सीधे नाम दें, क्योंकि उसने पूछा है किसने संज्ञा दी है, तो नाना भाई आरदीशर पालकीवाला ने प्रस्तावना को परिचय पत्र की संज्ञा दी है। तो इसमें आपको 2 में से 2 मार्क्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, नृप जातिता से आशय क्या है, नृप जातिता क्या कहलाती है। तो आप परिभाषाएं बताएं इसमें। एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों का समूह जो अपनी जाति, नस्ल, रंग संबंध, संस्कृति और क्षेत्र के आधार पर एक दूसरे से संबंधित रखते हैं, वह नृप जातिता कहलाते हैं। वे आपस में वातावरण से अन्य जन समुदाय को पृथक बनाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जो एक क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो इन आधारों पर एक दूसरे से संबंधित रखते हैं और साथ ही साथ वो अन्य लोगों से पृथक बनाए रखते हैं, तो वो नृप जातिता कहलाती है। आपने परिभाषा दी, इसका उदाहरण यदि आपको याद आ रहा हो तो आप उदाहरण बता सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आया है, ये करंट से क्वेश्चन पूछा गया है सीधा सीधा कि भारत के वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, उनका नाम पूछा गया है। तो फिर वही क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आपको जो प्रश्न में पूछा जा रहा है आपको एक पॉइंट में सबसे पहले आपको वही बताना है। तो वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। फिर इसके बाद यदि आपको ये पॉइंट याद है तो आप लिख सकते हैं इनकी नियुक्ति कब हुई है। साथ ही साथ आप इसमें बता सकते हैं कि संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। कुछ ऐसे समय आपको एक चीज याद रखना है, जो संविधान का पॉलिटी का पेपर है उसमें आप जितने ज्यादा से ज्यादा अनुच्छेदों का, फैक्टों का अपना प्रयोग करेंगे आपका उत्तर उतना ही बेहतर माना जाएगा। पर कोशिश करना गलत अनुच्छेद नहीं डालना है। जहां पे आपको सही और कंफर्म अनुच्छेद याद आ रहा है तो एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में समय ना लेते हुए कोष्टक में या सिंपल लिख दें कि संविधान में वर्णन, तो यहाँ पे ये आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद फिर जो अगला क्वेश्चन आता है, भीमराव अंबेडकर की कोई 3 रचनाओं के नाम बताइए। तो फैक्चुअल क्वेश्चन हमने सामान्यतः देखते हैं कि 3 मार्कर हुए, 2 मार्कर हुए, सीधे फैक्ट से क्वेश्चन उठाता है। तो आपको फैक्ट बताना है। बुकों के नाम पूछे हैं, 3 बुकों के आप नाम बता दीजिए। पहली बुक कौन सी है, वेटिंग फॉर अ वीजा। सेकेंड बुक है कास्ट इन इंडिया। थर्ड बुक है गांधी एंड गांधीज्म। तो ये 3 बुकों के आप नाम लिख देंगे, आपको 2 मार्कर मिल जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन जो आता है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं सृजन। सृजन उसने सीधे आपको इंग्लिश में नाम दिया है, सृजन क्या कहलाता है। तो इसमें फिर वही हमारा फॉर्मेट आपको अपनाना है। 3 पॉइंट आपको देने की कोशिश करना है, 3 या 2 लाइन है। अभी आयोग ने जब तक फॉर्मेट नहीं दे रहा है आप यही मान के चलिए कि 2 से 3 लाइनें आपको मिलेंगी इस उत्तर के लिए। तो कोशिश करना है कि उन 2 से 3 लाइनों में आप अपने उत्तर में जितने ज्यादा से ज्यादा फैक्ट दे सकें वो आपके लिए बेहतर है। तो फिर वही हमारा फॉर्मेट जो है कि सबसे पहले आप उसका पूर्ण नाम लिख दें। तो इसका पूर्ण नाम क्या है, फिर इसके बाद ये क्या है, सृजन क्या है, ये एक एनजीओ है तो आप एनजीओ बता दें। फिर इसके बाद इसकी स्थापना कब हुई है, स्थापना हुई इसी के साथ आप उसका मुख्यालय बता दें। स्थापना 1997, मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिर इसके बाद आप उसका क्षेत्र बताएं कि ये एनजीओ है किस क्षेत्र के लिए कार्य करता है। जैसा कि हम देखते हैं हमारे सिलेबस में सीधे सीधे एनजीओ का टॉपिक दिया गया है, तो विभिन्न क्षेत्र में कार्य करने वाले एनजीओ देखते हैं। तो ये एनजीओ काम करता है ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाने में, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके क्षेत्र में कार्य करता है।
फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मध्य प्रदेश के 3 स्व सहायता समूहों के नाम लिखिए। ये टाइपिंग मिस्टेक है, स्व सहायता समूहों के नाम लिखिए। तो इसमें कस्तूरी स्व सहायता समूह झाबुआ, गंगा स्व सहायता समूह शिवपुरी। आपको यदि यहाँ पे याद आ रहा है कि ये स्व सहायता समूह किस क्षेत्र में कार्य करते हैं तो ठीक है, यदि नहीं याद है तो सिर्फ आप नाम लिख के भी सीधा निकल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश सॉरी विधानसभा अध्यक्ष किन समितियों का अध्यक्ष होता है? तो आप बता दीजिए। मध्य प्रदेश से हम देखते हैं विधानसभा हो, संसद हो या विधानसभा हो, यहाँ पे कार्यों को संचालित करने के लिए बहुत सारी समितियों का निर्माण किया जाता है जिनमें अलग अलग सदस्य होते हैं, अलग अलग अध्यक्षों की नियुक्ति होती है। कुछ समितियां ऐसी रहती हैं जिसमें सदन का जो अध्यक्ष रहता है वही उन समितियों का भी अध्यक्ष रहता है। तो विधानसभा अध्यक्ष, कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति, उद्देश्य समिति, इन 3 समितियों के आपने नाम लिखेंगे। आप इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इस टाइप में आप बना के भी बता सकते हैं अपने उत्तर को। यहाँ पे 1 2 3 करके लिख सकते हैं, ठीक है। यदि आप थोड़ा सा प्रेजेंटेशन करना चाहें या ऐसे भी सिंपल लिखना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है, सीधे एक अनुच्छेद पूछा गया है, फिर फैक्ट की बात है। अनुच्छेद 171, तो इसमें आप फिर वही है कि आप बता दें कि क्या है इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान। तो अनुच्छेद में क्या बताया गया है? विधान परिषद के गठन एवं समाप्ति का वर्णन किया गया है। आप पहले तो आपकी वही प्राथमिकता रहेगी कि जो उसमें पूछा गया है वो, फिर एक्स्ट्रा यदि आप इंफॉर्मेशन आपको याद आ रहा है तो आप बता दें इसको भाग 6 के अंतर्गत ये अनुच्छेद वर्णित है, ठीक है। तो ये ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अब तक कितनी विधानसभाएं गठित हो चुकी हैं? तो हमने जैसा कि अभी देखा, हाल ही में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे जिनके रिजल्ट 3 दिसंबर को, मुझे जहां तक याद आ रहा है 3 दिसंबर को रिजल्ट आया था और 4 दिसंबर को मध्य प्रदेश की विधानसभा का गठन हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश में बीजेपी को पुनः एक बार बहुमत प्राप्त हुआ है और माननीय श्री मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के नवीन मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है इनने। तो ये मध्य प्रदेश की कौन सी विधानसभा थी? 16वीं विधानसभा थी, ठीक है। तो आप उसमें क्या पूछा है, अब तक कितनी विधानसभा गठित हो चुकी हैं? तो मध्य प्रदेश में अब तक 16 विधानसभा गठित हो चुकी हैं। एक शब्द का उत्तर है, एक शब्द में आप इसमें देके निकल जाइए, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। 16 विधानसभाएं गठित हो चुकी हैं। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन आता है आपका, आरपी नरोन्हा, इसमें एक्चुअली मॉडल आंसर में कहीं कहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक है, बाकी क्वेश्चन पेपर में ये सब शब्द सही लिखे हुए हैं। आरपी नरोन्हा जी के बारे में पूछा है। हम सभी को पता है आरपी नरोन्हा जी मध्य प्रदेश के द्वितीय मुख्य सचिव थे। तो आपको पहला फैक्ट यही रखना है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लंबे कार्यकाल एवं 2 बार मुख्य सचिव रहे हैं, ठीक है। ये दूसरे नंबर के भी मुख्य सचिव थे। फिर इनकी जो खास बात है कि मध्य प्रदेश की जो प्रशासनिक एकेडमी है, RGPV नरोन्हा एकेडमी जिसको बोलते हैं, जहां पे मध्य प्रदेश के सभी MPPSC की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का सपना रहता है इस एकेडमी में जाने का, तो उसका नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया है। इनकी पुस्तक है, आप उनका उसका नाम भी लिख सकते हैं क्योंकि इस पे आपसे इनके बारे में जानकारी पूछी है, तो इनके बारे में आप कम से कम 2 से 3 जानकारी उसको उपलब्ध कराएं। और ये हमारे नए सिलेबस में मुख्य सचिव नाम से एक नया टॉपिक दिया गया है, तो इसको आपको अच्छे से देखना है। अगला क्वेश्चन ये है, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्था। तो वही है, कोई भी संस्था कभी भी आती है तो इसका एक ही फॉर्मेट आप याद रखें संस्था का। ये हर जगह पे आप कि भाई उसकी स्थापना कब हुई है, उसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसके बाद वो कार्य क्या करती है या संस्था का उद्देश्य क्या है। कोई भी संस्था यदि आपसे पूछा जाता है तो आप इन 3 फॉर्मेट में उसका उत्तर लिखने का प्रयास करें, जैसे कि स्थापना 2007 में, मुख्यालय भोपाल में, और इसकी अवधारणा या क्षेत्र क्या है, तो वो इसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सचिव। ग्राम सचिव के बारे में आपसे पूछा गया है। तो ग्राम सचिव क्या होता है? गांव या पंचायत का सचिव होता है।
यह राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है और फिर इसका कार्य क्या रहता है, पंचायतों का लेखांकन करना। तो वही 3 फैक्ट या 2 फैक्ट आप जितने इंपॉर्टेंट है इसमें आप वो बता सकते हैं ग्राम सचिव के बारे में। तो हम देखते हैं कि हमारी जो 2 मार्कर क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि 2 मार्कर क्वेश्चन में आपको कैसे उत्तर देना है, किस तरीके से उत्तर लिखना है, किन तथ्यों को आपको पहले बताने का प्रयास करना है, और कहाँ पे यदि करंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप उनमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अगला हम अपने सेशन पे आते हैं। तो जो मुख्य परीक्षा में जो दूसरा फॉर्मेट दिया है, अब 7 मार्कर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इनके लिए जो शब्द सीमा दी गई है वो 60 शब्दों की शब्द सीमा दी गई है। तो आपको अपने क्वेश्चन को 60 से 70 80 शब्दों तक में अपना बेहतर उत्तर लिखने का प्रयास करना है। अभी भी जो बच्चों के मन में कंफ्यूजन है वो यही है कि इसके लिए पूरा पेज मिलेगा, आधा पेज मिलेगा। तो अभी आप कोशिश करें पूरे फुल पेज में लिखने का, फिर जब तक आयोग जब नहीं बताता है उसके बाद ये डिसाइड होगा। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के महत्व का वर्णन कीजिए। किस प्रकार से नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं हमारे सामाजिक न्याय को बढ़ाने में, मतलब महत्व उनका इंपॉर्टेंस देखा जा रहा है। तो इसमें क्वेश्चन में आपको वही पता होना चाहिए सामाजिक न्याय के तत्व कौन कौन से हैं, इसके बाद वो सामाजिक न्याय के तत्व नीति निर्देशक तत्वों से कहां से लिंक हो रहे हैं, और वर्तमान में जो योजनाएं या सरकार के जो प्रयास चल रहे हैं वो चल रहे हैं, उनकी आपको चर्चा करनी है। इसमें इंट्रो आप सीधा ये भी लिख के दे सकते हैं, या आप इंट्रो में दूसरा एक फॉर्मेट ये हो सकता है कि पहला तो फॉर्मेट ये है कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और असमानता को करने में प्रभावशीलता नीति निर्देशक तत्व की। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराने के लिए नीति निर्देशक तत्वों का संविधान के भाग 4 में फैक्ट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व का भाग 4 में किस अनुच्छेद से कहां तक, अनुच्छेद जैसा कि हमको पता है 36 से 51 तक, वो आप बता सकते हैं संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है जो सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर इसके बाद आपको क्या बताना है, सामाजिक न्याय के अंतर्गत क्या क्या आता है, गरीबी उन्मूलन पर प्रभाव। तो जैसे गरीबी उन्मूलन का नीति निर्देशक तत्वों में वर्णन किया गया है, तो उसके लिए सरकार का क्या प्रयास चल रहा है, जैसे कि मनरेगा योजना चल रही है। ठीक है, अब मनरेगा योजना के बारे में क्या कहा है, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट ने कहा है कि मनरेगा से गरीबी दर में कमी आने के साथ साथ ग्रामीण स्तर पर उपभोग में भी वृद्धि हुई है। मतलब विश्व बैंक की रिपोर्ट से हमको पता चल रहा है कि मनरेगा का सामाजिक रूप से क्या प्रभाव पड़ा है कि ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनमें गरीबी के साथ साथ जो उपभोग की दर है उसमें भी वृद्धि हुई है, क्योंकि लोगों के पास पैसा आएगा तभी तो वो अपनी जरूरतों के आवश्यकता के अनुसार चीजों का उपभोग कर पाएंगे। दूसरा इसका क्या है, मनरेगा से क्या हुआ, कोविड महामारी के दौरान प्रवासी सेवकों को आजीविका में सहायता मिल रही है। जैसा कि हम देख रहे थे कि रिवर्स माइग्रेशन कोरोना के दौरान काफी तीव्र गति से बढ़ रहा था, तो रिवर्स माइग्रेशन ने के दौरान गांव में लोग अपना वापस जा रहे थे, क्योंकि शहर में लॉकडाउन कारखाने आदि बंद होने से उनको वहां पे रोजगार नहीं मिल पा रहा था। तो जो श्रमिक पलायन करके पुनः अपने गांव में गए थे तो उनको जो कार्य मिला था वो मनरेगा योजना के माध्यम से मिला था। तो एक है। दूसरा पॉइंट क्या है, खाद्य सुरक्षा। जैसे कि हम देखते हैं पोषण एवं खाद्य सुरक्षा की बात भी नीति निर्देशक तत्वों में की गई है। तो अब नीति निर्देशक तत्वों में जो प्रावधान किए गए हैं उन्हीं को ध्यान में रख के ही सरकार अपनी पॉलिसी बनाती है, साथ ही साथ योजनाएं आती हैं। तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया है, इसका लक्ष्य क्या है, 2/3 आबादी को सब्सिडी वाला खाद्यान्न उपलब्ध कराना। फिर इसके बाद है स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार। अब तो आप स्वास्थ्य का स्तर उच्च रखने का प्रावधान है नीति निर्देशक तत्वों में, तो इसके लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चला रही हैं, आप एक दो योजनाओं का लिख सकते हैं। फिर इसके बाद महिलाओं को सशक्त बनाने में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है। ठीक है, इस टाइप की योजनाएं चल रही हैं। फिर शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, माध्यमिक भोजन योजना चल रही है, मिड डे मील जिसको बोलते हैं, और इसका नया नाम भी हो गया है प्रधानमंत्री पोषण मिशन, नाम दे दिया गया है इस योजना को। ठीक है,
फिर आवास एवं बुनियादी जरूरतों के लिए कौन कौन से प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में आपको यदि डाउट हो रहा हो कि इतना सारा कंटेंट दिया है, अब कई कई क्वेश्चनों में जो अधिकतर कंटेंट देने का वो कारण ये है कि ताकि आपको कोई नया क्वेश्चन है उस पर आप एक बेहतर समझ बना सकें। नया क्वेश्चन लगता है यदि आपके नोट्स में नहीं है तो उसका नोट्स बना लें। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको 10 मार्कर वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, ठीक है, तो वो उसके लिए आपको कंटेंट है। पर यदि ये क्वेश्चन आपसे 7 मार्कर में पूछा जाता है तो आपको इतना कंटेंट देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आपको मैंने हेडिंग लिखनी है सामाजिक न्याय का, इसके साथ ही साथ आपको हर अनुच्छेद का वर्णन करना है कि खाद्य सुरक्षा के लिए कहाँ है, महिलाओं के लिए किस नीति निर्देशक तत्व में वर्णन किया गया है, शिक्षा के लिए कहाँ वर्णन किया गया है, आवास की सुविधा के लिए कहाँ किया गया है। आप उनका वर्णन करते हुए एक निष्कर्ष अपना लिख सकते हैं। निष्कर्ष भी मुझे लगता है कि आप इसमें से यहां से लिख सकते हैं कि निष्कर्षता ये कहा जा सकता है कि भारत में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने एवं असमानता को करने में नीति निर्देशक काफी प्रभावी साबित हुए हैं। मतलब आप 2 लाइन का आप निष्कर्ष भी दे सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो आता है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के लिए क्षेत्रीय पीठ स्थापित करने की आवश्यकता क्यों है, स्पष्ट कीजिए। जैसा कि हम सबको पता है कि भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो केवल उसकी एक ही पीठ है जो दिल्ली में स्थापित है। तो क्वेश्चन में आप तो ये जानना चाह रहा है कि क्षेत्रीय यदि हम पीठ स्थापित करते हैं तो उसके पीछे क्या तर्क होना चाहिए, क्या हमको उसके फायदे मिलेंगे, तो वो बताना है। तो यहाँ पे जैसा कि इंट्रो में स्टार्ट किया गया है कि हाल ही में कानून मंत्रालय ने भारत में सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्र पीठ स्थापित करने का समर्थन किया है। तो आप इंट्रो में सबसे बेहतर इंट्रो वही है यदि आप उसको या तो किसी अनुच्छेद से या तो करंट से कहीं लिंक करके आप यदि इंट्रो प्रारंभ करते हैं तो आपका इंट्रो मानिए बहुत अच्छा इंट्रो माना जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि इसमें बोला गया है कानून मंत्रालय, तो आप यहां से इतना लंबा ना लिखें, तो आप सीधे सीधे ये लाइन भी पहली उठा सकते हैं। फिर इसके बाद आप मुख्य भाग पे जाइए कि भाई आपको क्यों आवश्यकता है क्षेत्रीय पीठ स्थापित करने की सर्वोच्च न्यायालय की। तो फिर वो ये लिखा है इसमें कि सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठ स्थापित करने के पक्ष में तर्क। अब जो पक्ष में तर्क दिए गए हैं वो क्या क्या तर्क हैं आप वो सुनिए। सबसे पहला क्या बोला है इसमें, पहुंच में वृद्धि होगी। पहुंच में वृद्धि का कहने का तात्पर्य यह है कि आज हम देखते हैं कि भारत का आम नागरिक जो है वो सभी की पहुंच सर्वोच्च न्यायालय तक नहीं उपलब्ध हो पाती है, क्योंकि वहां की पीठ दिल्ली में है तो वहां के खर्चे भी अधिक रहते हैं, वहां पे आने जाने का खर्चा अधिक रहता है, वकीलों की फीस अधिक रहती है, तो उसकी पहुंच भारत के आम नागरिक तक नहीं है। तो इसलिए यदि क्षेत्रीय पीठ स्थापित होती हैं, जैसा कि हम देखते हैं जो भिन्न भिन्न हाई कोर्ट रहते हैं इनकी एक मुख्य खंडपीठ रहती है और अन्य खंडपीठ रहती हैं। जैसा कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में है कि मध्य प्रदेश की जो उच्च न्यायालय उसकी खंडपीठ जबलपुर में है और एक इंदौर में है और एक ग्वालियर में है। तो जो इंदौर क्षेत्र के लोग हैं वो अपने इंदौर हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं, जो ग्वालियर क्षेत्र के हैं वो ग्वालियर हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। तो नागरिकों की उच्च न्यायालय तक पहुंच काफी मात्रा में रहती है। तो यदि हमको सर्वोच्च न्यायालय तक भी लोगों की पहुंच बढ़ानी है तो हमको उसकी खंडपीठ भी स्थापित या क्षेत्रीय पीठ स्थापित करने की आवश्यकता है। फिर इसमें जो अंदर की चीजें हैं वो आप देख लीजिएगा, मेन उतना काम का है कि फिर दूसरा क्या है, संवैधानिक मामलों पर बढ़ता हुआ फोकस। इसमें क्या कहा गया है, नई दिल्ली में प्राथमिक पीठ विशेष रूप से संवैधानिक मुद्दों को संबोधित करने के साथ क्षेत्रीय पीठ आपराधिक मामलों को संभालने में विशेषज्ञ हो सकती है। इसमें यह कहा देखा जाता है कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो मुख्यतः संवैधानिक मामलों को देखता है। इसका तात्पर्य है कि जो संविधान की व्याख्या, संविधान के मुद्दों से संबंधित जो रहते हैं उनको देखा जाता है। यदि इसकी क्षेत्रीय पीठ स्थापित की जाएंगी तो संवैधानिक मामलों के साथ साथ जो आपराधिक मामले हैं उनमें अपील हम देखते हैं, फांसी हो गया या किसी भी चीज के जो मामले रहते हैं जिनमें सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाती है उनमें काफी समय लग जाता है। तो यदि क्षेत्रीय पीठों की स्थापना होगी तो मुख्य पीठ संवैधानिक मामलों को देखेगी अपील में और ये आपराधिक मामलों में देखेगी। फिर इसके बाद अगला पॉइंट क्या हो सकता है, बेहतर न्यायिक प्रभावशीलता होगी। मतलब एक न्यायिक जो प्रभावशीलता है उसको बढ़ाया जा सकता है क्षेत्रीय पीठों की स्थापना। अधिक अवसर प्राप्त होंगे। अधिक अवसर क्षेत्रीय पीठों की स्थापना से क्या होगा, देश के विभिन्न हिस्सों में कानूनी बुनियादी ढांचा बनेगा और विशेषज्ञता का विकास होगा। इसका तात्पर्य यह है अधिक अवसर मिलेंगे। यदि अन्य जगहों पर क्षेत्रीय पीठ सर्वोच्च न्यायालय की बन जाएंगी तो वहां पे लोगों के प्रैक्टिस ज्यादा होगी, वकीलों की
बुनियादी ढांचा बनेगा न्यायपालिका का, तो उससे अवसर अधिक जनरेट होंगे। लंबित मामलों में कमी आएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि हम देखते हैं भारत में जो न्यायपालिका है उसकी कार्यप्रणाली जो सबसे अधिक प्रभावित हो रही है, वो न्याय जो मामले हैं वो लंबित पड़े हैं उनके वजह से। तो यदि क्षेत्रीय पीठों की संख्या बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं इन मामलों में कमी आएगी। यहाँ पे एक डेटा दिया गया है कि वर्तमान में 80,000 से अधिक मामले लंबित हैं, इनमें से 60,000 दीवानी मामले हैं और 20,000 आपराधिक मामले हैं। तो आप सोचिए यदि 80,000 मामले हमारे यहाँ लंबित पड़े हैं, तो यदि क्षेत्रीय पीठ बनती है तो इनमें कहीं ना कहीं कमी देखी जाएगी। तो आपको इतना डिटेल में ना लिखते हुए आप सीधा इन पॉइंटों को लिखें और करंट से आपको जो जो डाटा मिल पा रहा है उनको ऐड करते जाएं। ठीक है, फिर निष्कर्ष में वही लिख सकते हैं जैसा लिखा है इसमें, सर्वोच्च न्यायालय के कार्यभार को विकेंद्रीकृत करके क्षेत्रीय खंडपीठ दिल्ली में मुख्य पीठ का बोझ करने में सहायक हो सकती है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय पीठ मुख्य पीठ का कार्य बोझ कम करने में सहायक हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर आता है, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में नीति आयोग की भूमिका। अब ये पूछा गया है कि जो हमारा प्रधानमंत्री जी का विजन था कोविड के दौरान आत्मनिर्भर भारत का, उसको निर्माण करने में नीति आयोग की क्या भूमिका रह सकती है। तो फिर वही शॉर्ट में आप इंट्रो लिखें, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने हेतु नीति आयोग का गठन किया गया। या इसका इंट्रो आप इस टाइप में भी दे सकते हैं जहां से आप आत्मनिर्भर भारत के इंट्रो से चालू कर सकते हैं कि भारत को विनिर्माण और अन्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, हमारे निर्यात को बढ़ावा देने एवं आयात को प्रतिस्थापित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत का प्रारंभ इस डेट में किया गया था। इसमें नीति आयोग की भूमिका इस प्रकार है। तो दो टाइप से इंट्रो लिख सकते हैं दोनों संस्थाओं का, क्योंकि प्रश्न में उल्लेख किया गया है, तो आपके जो इंट्रो है या भूमिका है वो दोनों रूप से बन सकती है। फिर उसके बाद सीधे सीधे आप जो इसमें नीति आयोग की भूमिका है उनको बता दें कि विकास प्रक्रिया में क्या रहेगी, निर्देशित और रणनीतिक परामर्श देने में, कैसे कैसे नीति बनानी है उसको परामर्श देना है, वो नीति आयोग का काम है। फिर विकास की प्रक्रिया में गांवों को संस्थापक रूप में जोड़ना, मतलब गांवों को कैसे आप इस निर्माण प्रक्रिया में आत्मनिर्भर भारत अभियान में जोड़ सकते हो। 50 मिलियन जो छोटे व्यापारी हैं उनको नीतिगत समर्थन देने में, इससे क्या होगा, रोजगार का सृजन एक बड़े स्तर पर होगा। ठीक है, फिर उद्यमशीलता, वैज्ञानिक और बौद्धिक मानव पूंजी जो भारत में भंडार है, जैसा हम देखते हैं कि भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, उद्यमशीलता का गुण हम देख रहे हैं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। ठीक है, वैज्ञानिकता इनका भंडार है, इसका लाभ उठाने में नीति आयोग की भूमिका हो सकती है। जनसंख्या लाभांश द्वारा कौशल विकास, उत्पादन, आजीविका के अवसर को बढ़ावा देने में भूमिका हो सकती है। युवाओं हेतु अवसर की समान उपलब्धता कराएगा, मतलब नीति आयोग क्या करेगा, युवाओं को जो अवसर की समान उपलब्धता करा सकता है। खाद्य सुरक्षा हेतु कृषि में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे सकता है। तो इन प्रयासों के माध्यम से नीति आयोग आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने में भूमिका निभा रहा है। ठीक है, फिर निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, स्पष्ट है कि नीति आयोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, अनुभूतियों के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाने कार्यक्रमों का निर्माण कर रहा है। वही है इंट्रो मेन आपके जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, फिर उसके बाद 1-1.5 लाइन का आप कंक्लूजन दे दें, तो ये आपका उत्तर परफेक्ट है। 7 मार्कर में से अभी अपन जो देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है कि स्कोप जो बन रहा है इस बार वो 7 मार्कर क्वेश्चन में है। यहाँ पे आपको अब 4 से 5 मार्क्स तक आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको 7 मार्कर क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, फिर से भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे। आप एक लाइन में इंट्रो लिखने का जो मुझे सबसे बेस्ट तरीका लगता है, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है आप उस शब्द को पकड़िए, उसको डिफाइन करिए, वो आपका सबसे बेहतर इंट्रो है। और उस क्वेश्चन को आप यदि करंट से जोड़ पा रहे हैं तो वो और बेहतर तरीका है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे, तो आप सबसे पहले आंतरिक सुरक्षा को परिभाषित कर दीजिए, यह आंतरिक सुरक्षा की परिभाषा है। फिर इससे जुड़े हुए मुद्दे,
तो आप इन मुद्दों को पॉइंट में बता दें। पहला मुद्दा क्या है, क्षेत्रीयवाद है। दूसरा क्या है, भाषावाद है, अलगाववाद है, नक्सलवाद है, सांप्रदायिकता है। ये भारत में क्या है, आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे हैं। अब क्षेत्रीयवाद क्या कहलाता है, किसी क्षेत्र विशेष के लोग जो अपने मुद्दों को लेकर जो आंदोलन करते हैं, क्षेत्रीय समुदाय द्वारा किसी विशेष स्वायत्तता हेतु मांग करना। जैसे हम देखते हैं असम क्षेत्र में चलता है बोडोलैंड का, ठीक है। तो ये क्षेत्र मतलब अपने जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको आधार बनाकर जो आंदोलन प्रारंभ किए जाते हैं या जो मांगे उठाई जाती हैं वो क्षेत्रवाद कहलाता है। फिर इसके बाद भाषावाद। अब भाषावाद क्या कहलाता है, अपनी क्षेत्रीय भाषा को श्रेष्ठ मानकर अन्य लोगों पर थोपना, ठीक है, कि हमारी ये भाषा है। जैसे महाराष्ट्र में चलता है, उत्तर भारत में चलता है, दक्षिण भारत में चलता है, सब जगह अपनी अपनी भाषा को महत्व देने का प्रयास किया जाता है। इसका एक उदाहरण दे दीजिए। फिर इसके बाद अलगाववाद। अलगाववाद बेसिकली क्या है, एक अलग राष्ट्र मतलब जो भारत है उसके जो राज्य हैं या क्षेत्र है उनसे अलग होकर अपने लिए स्वायत्त क्षेत्र की मांग करना, कि देश के अलग अलग क्षेत्रों द्वारा पृथक राष्ट्र के निर्माण के लिए मांग करना, ये क्या है, अलगाववाद है। इसका सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है जम्मू कश्मीर में ये देखा जाता है, वो एक अलग राज्य की मांग करते हैं, अलग देश की मांग। नक्सलवाद। नक्सलवाद क्या है, जमींदारों के शोषण और सरकारी तंत्र के विरुद्ध किसानों द्वारा हिंसक आंदोलन। फिर इसका उदाहरण कहाँ कहाँ पे भारत में नक्सलवाद का, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा देखा जाता है, बस्तर और दंतेवाड़ा में। फिर इसके बाद सांप्रदायिकता। भारत में विभिन्न धर्मों समुदायों को लेके जो अपने अपने धर्म को महान साबित करने के लिए जो आंदोलन होते रहते हैं, उनके कारण ही जो हिंसा या अनैतिक कार्य होते हैं वो सांप्रदायिकता कहलाती है। तो ऐसी धार्मिक मनोवृत्ति जो अपने धर्म की अभिवृद्धि का प्रयास करता है, मतलब मनोवृत्ति क्या है, एक माइंड की स्टेट है जो अपने धर्म की अभिवृद्धि के लिए क्या प्रयास करती है और दूसरे धर्म को तिरस्कार से देखती है, मतलब अपने धर्म को सर्वोच्च मानना और अन्य के धर्म को नीचा देखना, ये भावना क्या बढ़ाती है, सांप्रदायिकता कहलाती है। ठीक है, इसका उदाहरण आप देख सकते हैं दिल्ली दंगों में देखा गया था 2020 में। तो ये क्या है, आपके क्षेत्रीय मुद्दे हैं जो आंतरिक सुरक्षा के भारत के लिए खतरे हैं। इसके लिए अब आप इसमें एडिशनल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप प्रयास बता सकते हैं। ठीक है, प्रयास के लिए भारत ने कौन पुलिस बल होते हैं, कौन कौन से कानून बनाए हैं, नक्सलवाद के लिए क्या प्रयास करती है, ठीक है, सांप्रदायिकता के लिए भारत में क्या प्रयास हो रहे हैं। तो आप 1 से 2 प्रयास अपने लिख के अपने उत्तर को और बेहतर बना सकते हैं। और ध्यान रखना है कि इस चीज को जो आप एडिशनल दे रहे हैं उसका वेटेज बहुत कम होना चाहिए, वो आपके मेन जो प्रश्न की मांग है उसको नहीं खत्म करना चाहिए। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन 1 से 2 पॉइंट में और लास्ट में कंक्लूजन, या आप ये कर सकते हैं, आप इस एडिशनल जो आप इंफॉर्मेशन प्रयास दे रहे हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, निष्कर्ष में भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे निष्कर्ष में क्या लिखा है, पुलिस तंत्र का आधुनिकीकरण और अधोसंरचना विकास से स्थायी समाधान संभव है। जैसे कि हम देखते हैं कि नक्सलवादी जो समस्या है वो पिछड़े क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है, कि रोजगार उपलब्ध नहीं है या कोई अन्य समस्या है। तो यदि हम वहां पे अधोसंरचना का विकास, पुलिस तंत्र ज्यादा बेहतर कार्य करेगी तो नक्सलवादी जैसी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अगला प्रश्न, राज्यपाल किन परिस्थितियों में विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, तो आपसे यह पूछा गया है कि राज्यपाल, जैसा कि हम देखते हैं हमारी जो विधायिका है, विधायिका रहती है उसमें राज्यपाल की भी पर्याप्त भूमिका रहती है। स्टेट की विधायिका की हम बात कर रहे हैं, केंद्र की नहीं। जब तक किसी भी विधेयक पर राज्यपाल या राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते हैं तो वो विधेयक कानून का रूप नहीं लेता है। तो राज्यपाल के पास यदि कोई विधेयक हस्ताक्षर के लिए आता है तो राष्ट्रपति के विचार के लिए कब कब वो सुरक्षित रख सकता है। तो फिर वही मैंने बोला कि आप सबसे बेहतर है कि इसका संविधान में कहाँ वर्णन किया गया है, आप वहीं से अपना इंट्रो चालू करें। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को वीटो शक्ति प्रदान की गई है, मतलब इसका कहना है कि अनुच्छेद 200 के तहत ही विधेयक राज्यपाल की अनुमति के लिए उसके पास आता है और वो कुछ परिस्थितियों में विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित भी रख सकता है। अब वो मामले कौन कौन से हैं आपसे, क्योंकि वो परिस्थितियां ही बस पूछी हैं प्रश्न में, तो आप वो परिस्थिति बताएं कौन कौन सी है। पहली परिस्थिति क्या हो सकती है, जहां ऐसे मामले जहां राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक
उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है। यदि कोई ऐसा विधेयक राज्य सरकार ने पारित किया है जो उच्च न्यायालय की अधिकारिता या क्षेत्र को खतरे में डालता है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, सॉरी राज्यपाल क्या करता है, उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख लेता है। दूसरा पॉइंट क्या है, ऐसे विधेयक जो अधिकार या आधिकारिकता या संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो। तात्पर्य यह है कि राज्य विधानसभा ने कोई ऐसा विधेयक पास कर दिया जो उसकी अधिकारिता से या संविधान के जो उसके उपबंध हैं उनको क्रॉस कर रहा है, उनके विरुद्ध हो, तो राज्यपाल उनको रोक लेगा। तीसरा, वे विधेयक जो निदेशक तत्वों के विरुद्ध हो, व्यापक हित के विरुद्ध हो, राष्ट्रीय महत्व का हो। यदि कोई विधेयक राष्ट्रीय महत्व का है तो उसको भी राज्यपाल रोक सकता है। संविधान के अनुच्छेद 31A मतलब 31 का के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित कोई विधेयक हो तो इन विधेयकों को क्या करता है, राज्यपाल अपने पास सुरक्षित रख लेता है कि ये राष्ट्रपति को हम पहले दिखाएंगे, उसके बाद हम इस पे स्वीकृति प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, इस प्रकार राज्यपाल राज्य में संघीय मुखिया की भूमिका का निर्वहन करता है। हम सामान्यतः देखते हैं कि जो राज्यपाल की भूमिका है वो केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण के लिए ही है, तो संघीय मुखिया की भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आता है आपका, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और सूची प्रणाली। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये एक बार क्वेश्चन पीएससी में पूछा भी जा चुका है कि फर्स्ट पास्ट पोस्ट द सिस्टम क्या कहलाता है। तो यहाँ पे आपसे दो प्रणालियों में जो भारत में निर्वाचन के लिए अलग अलग प्रणाली चलती है उसमें एक है फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम और सूची प्रणाली, इनमें आपसे मूल अंतर पूछा है। तो सबसे पहला अंतर क्या है इसमें, आप कभी भी अंतर वाले जो प्रश्न आते हैं उनको इसी तरीके से लिखें। आप 3 बॉक्स बना लें, एक में आप आधार बिंदु जहां पे आप किस आधार पे उसका अंतर कर रहे हैं, फिर यहाँ पे पहला और यहाँ पे दूसरा। इससे क्या होता है, आपकी एक तो वर्ड लिमिट, आप कम शब्दों में अच्छा उत्तर लिख सकते हैं, आपको पूरी लाइन जो लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पहला। दूसरा ये है कि जो चेक करने वाला है या पढ़ने वाला है उसको भी समझने में आसानी होती है। तो ये वाले पैटर्न से आप यदि उत्तर लिखते हैं तो आपका अट्रैक्टिव उत्तर हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो आधार है, पहला अर्थ। अर्थ क्या है, इस प्रणाली में क्या होता है, एक निर्वाचन क्षेत्र में अनेक उम्मीदवार होते हैं और सर्वाधिक मत जो प्राप्त करता है वो विजयी होता है। जैसा कि हम देखते हैं विधायक या सांसदों का जो चुनाव होता है, बहुत सारे कैंडिडेट लड़ते हैं चुनाव, जिसको सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं वो विजयी घोषित हो जाता है। सूची प्रणाली क्या होती है, दलों द्वारा एक सूची का निर्माण होता है जो मतदाताओं के समक्ष रखी जाती है। फिर इसमें मतदान, इसमें मतदान कौन करता है, मतदाता उम्मीदवार को वोट देता है, इसमें मतदाता दल को वोट देता है। ठीक है, क्षेत्र सीमित क्षेत्र में होती है, ये एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होता है जिसमें अनेक उम्मीदवार खड़े होते हैं। ठीक है, ये संपूर्ण देश को एक ही निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। फिर इसके बाद विकल्प, इसमें असीमित विकल्प होते हैं क्योंकि कई उम्मीदवार एक ही निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। इसमें सीमित विकल्प होते हैं क्योंकि दलों द्वारा सीमित नामों की सूची भेजी जाती है। सीट, इसमें सीट क्या होती है, इसमें दलों को मतों के अनुपात में सीट प्राप्त नहीं होती है। यदि किसी दल को ज्यादा मत भी प्राप्त हैं तो उसको मत के अनुपात में सीट प्राप्त नहीं होगी, जितनी सीट है वो जीतेगा उतनी सीटें उसको प्राप्त होंगी। इसमें दलों को मतों के अनुपात में सीट प्राप्त हो जाती हैं। प्रतिनिधित्व, इसमें क्या होता है, इसमें अल्पसंख्यकों को बेहतर प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है क्योंकि यदि कोई एक वर्ग, समुदाय या धर्म है जिसने एक कैंडिडेट को अधिक वोट प्रदान कर दी है तो उसको ही विजय प्राप्त होगा। तो इसमें क्या होता है, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। इसमें क्या होता है, अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व मिलता है। इसका प्रचलन कहाँ पे है, भारत में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सांसद विधायक इसका। और सूची प्रणाली ये यूरोपीय राष्ट्रों में प्रचलित है, जैसा कि हम देखते हैं अमेरिका वगैरह, इनमें यही प्रणाली प्रचलित होती है। अगला जो क्वेश्चन आता है, प्रतिस्पर्धा आयोग की प्रमुख उपलब्धियां बताइए। तो वही है क्वेश्चन की, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से क्वेश्चन ही पढ़ें, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है
उसके आधार पर उत्तर लिखे। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे आयोग की उपलब्धि पूछी गई है, ना कि आयोग के कार्य या कुछ भी इस टाइप का। तो यहाँ पे कार्य वगैरह चीजों को बताना गलत होगा, तो आपसे उपलब्धि पूछी गई है तो आप उपलब्धि बताएं। इंट्रो में वही कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत मार्च 2009 में गठित एक संविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है कि संविधिक निकाय है। इसका गठन संसद के एक कानून के द्वारा किया गया है। अब इसकी उपलब्धियां बताइए, उपलब्धि इसने क्या क्या उपलब्धि हासिल की हैं। पहला हम देखते हैं निर्णयन देकर। इसका मतलब है कि आयोग के पास जो मामले आए हैं, आयोग ने उस पर ज्यादा से ज्यादा निर्णय दिए हैं। तो इसमें क्या है, फैक्टों का उपयोग आप ज्यादा से ज्यादा करें। ठीक है, इसने लगभग 1200 से अधिक प्रतिस्पर्धा रोधी मामलों में निर्णय दिया है। केसों को निपटाकर, केस जो है उनको निपटाया है। आयोग की स्पर्धा रोधी मामलों में केस निपटाने की दर जो है वो 89% है। ठीक है, फिर इसके बाद मामलों की समीक्षा, अभी तक 900 से अधिक विलय और अधिग्रहण के मामलों की समीक्षा की है। मतलब जो इसके पास 900 से अधिक मामले आए हैं जो विलय के, उनमें इसने समीक्षा की है। ठीक है, इसमें से अधिकांश को 30 दिनों के रिकॉर्ड औसत समय के भीतर मंजूरी भी दी गई है। फिर नवाचार, इसने क्या किया है, कुछ नवाचार किए। लेन देन पर स्वचालित अनुमोदन हेतु, जो लेन देन होता है, ट्रांजेक्शन होता है, उस पर स्वचालित अनुमोदन हेतु ग्रीन चैनल प्रावधान जैसे नवाचार किए हैं। फिर ऐसे 50 से अधिक लेन देनों को मंजूरी दी है। तो आप देख रहे हैं कि आयोग ने क्या क्या कार्य किए हैं जिनसे इसकी उपलब्धियां के रूप में देखा जा रहा है। इस प्रकार आयोग एक डिजिटल युग की तकनीकी बारीकियों को समझकर प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है। एक ये निष्कर्ष है। एक निष्कर्ष में आप ये भी लिख सकते हैं कि निष्कर्षता आयोग की उपलब्धियों के आधार पर ही इस वर्तमान गला काट प्रतिस्पर्धा में उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा प्राप्त हो पा रही है। फिर इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने युवा शक्ति को निर्देशित करने के लिए क्या कार्य किए हैं। तो इसमें आपको जयप्रकाश नारायण के कार्य बताना है जिसके कारण युवा शक्ति केंद्रित हो गई है। तो पहली लाइन में आप जयप्रकाश नारायण का इंट्रो दे दें कि जयप्रकाश नारायण जेपी जी एक राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सामाजिक चिंतक रहे हैं, जिन्होंने अपनी विभिन्न कार्यों द्वारा युवा शक्ति को निर्देशित किया है। ठीक है, इस संदर्भ में जयप्रकाश नारायण के कार्य निम्नलिखित हैं। अब उनने कौन कौन से कार्य किए हैं जिससे युवा उनके साथ केंद्रित हो गए हैं, शक्ति केंद्रित हो गई। स्वतंत्रता आंदोलन में उनने युवाओं को मोटिवेट किया। सविनय विज्ञान आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में युवाओं को प्रेरित किया। सक्रिय भूमिका निभाई उनने। भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका द्वारा युवाओं को इससे जोड़ा। युवाओं को संगठित किया। अब युवाओं को संगठित करने के लिए जेपी आंदोलन की शुरुआत कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध संगठित किया। जैसा कि हमको पता है कि जेपी आंदोलन हुआ था जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जिसमें युवा ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे हुए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ। इन्होंने नेतृत्व सौंपा। इनने जो आंदोलन चलाया उसमें जनता को स्वयं नेतृत्व के लिए युवाओं को प्रेरित किया। संपूर्ण क्रांति का आह्वान करके इसका नेतृत्व युवाओं को सौंप दिया, जिससे वो प्रेरित हुए। हम देखते हैं यदि कोई मूवमेंट चल रहा है या आंदोलन चल रहा है, यदि उसमें लीडर को नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त होता है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने का माध्यम बनते हैं। सक्रिय राजनीतिक सक्रियता निभाई। इसके माध्यम से युवाओं को राजनीतिक क्षेत्र की दिशा में प्रेरित किया। विचारों को खुलकर रखा। इनने अपने जो विचार थे, दल विहीन क्रांति का या दल विहीन प्रजातंत्र का जो प्रचार था जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था, तो इसके माध्यम से इनने कुछ अपने विचार दिए। लोकतंत्र को भ्रष्ट होने से रोकने का सुझाव दिया। तो इनके ये विचार थे, ये जो प्रयास थे, जो आंदोलन थी, भूमिकाएं थी, इनसे तात्कालिक युवा अधिक से अधिक प्रेरित होकर, केंद्रित होकर इनके साथ मूवमेंट में जुड़ गए। ठीक है, तो इस प्रकार हम निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार इन्होंने युवा शक्ति को अपने विचारों व कार्यों द्वारा निर्देशित करने का कार्य किया। अगला क्वेश्चन जो आता है, मुख्य सचिव क्या होता है, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। ये हमारे नए सिलेबस में ऐड हुआ है, मुख्य सचिव और इसके कार्य। तो क्वेश्चन में सीधा पूछा गया है मुख्य सचिव क्या होता है, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो हमको पता है कि जो राज्य प्रशासन का सर्वोच्च स्तर का अधिकारी होता है वो हमारा मुख्य सचिव कहलाता है। ठीक है, तो राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर होता है। यह राज्य सचिवालय के पद सोपान में इसका स्थान शीर्ष होता है। मुख्य सचिव सचिवों का मुखिया एवं राज्य की लोक सेवाओं का अध्यक्ष होता है। तात्पर्य यही है कि
वो जितने भी सभी विभागों के सचिव हैं वो मुख्य सचिव के अंडर में आते हैं, जो सभी लोक सेवा हैं वो मुख्य सचिव के अंडर में आते हैं, और सचिवालय में पद सोपान में ये सर्वोच्च स्तर पर यही अधिकारी होता है। ठीक है, फिर इसके अब आप कार्य बता दीजिए, इसके कार्य क्या क्या रहते हैं। इसका जो पहला कार्य रहता है, मुख्यमंत्री को सलाह व कार्यों में सहायता देना। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको पॉलिसी के निर्माण में, डेली जो सभी जिलों के या प्रशासन में जो जो घटनाएं या जो कार्य हो रहे हैं उनका अपडेट देना, ये मुख्य सचिव का कार्य होता है। उन्हें आवश्यक सामग्री, आंकड़े, सांख्यिकी उपलब्ध कराना। किसी पॉलिसी के निर्माण में हमको पता है डाटा, सांख्यिकी का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो वो सभी उपलब्ध कराने का कार्य किसका रहता है, मुख्य सचिव का। संकटकालीन समय में राज्य के नर्वस सिस्टम की भांति कार्य करता है। यदि राज्य में कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए तो उसमें नर्वस सिस्टम का कार्य मुख्य सचिव ही करता है। केंद्र एवं अन्य राज्य सरकारों से संवाद स्थापित करने एवं राज्य में समन्वयकारी की भूमिका निभाना। इसका तात्पर्य यदि केंद्र सरकार से कुछ वार्तालाप हो रहा है, अन्य राज्यों से किसी विवाद पर या किसी मुद्दे पर वार्तालाप हो रही है, तो उसका मुख्य कार्य कौन करेगा, मुख्य सचिव ही देखता है। उसमें समन्वय की भूमिका कौन निभाता है, मुख्य सचिव निभाता है। फिर इसके बाद क्या है, अनेक समितियों का अध्यक्ष होता है। संपूर्ण सचिवालय पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखता है। ये बहुत सारी जो कार्यों से रिलेटेड समिति रहती हैं, उन सभी समितियों का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। संपूर्ण जो सचिवालय है, ठीक है, वहां पर एक पर्यवेक्षक और नियंत्रक की भूमिका निभाता है। इस प्रकार मुख्य सचिव प्रशासन तंत्र को सहायता एवं नेतृत्व प्रदान करता है। आपने निष्कर्ष में बता दिया, और यहाँ पे हमने करंट से जोड़ दिया कि वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, श्रीमती वीरा राणा जी। ये मध्य प्रदेश की द्वितीय महिला मुख्य सचिव हैं। प्रथम महिला मुख्य सचिव निर्मला बुच जी थी। अगला क्वेश्चन आता है, नगर निगम के आय के स्रोत। फिर वही आप इंट्रो दें इसमें कि भारत में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में नगरीय निकायों के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। इनको यह संवैधानिक दर्जा दिया गया है। फिर इनकी आयों का वर्णन कहाँ पे किया गया है, अनुच्छेद 243 एक्स के द्वारा नगर पालिकाओं को कर अधिरोपण की शक्ति और निधियों के संग्रहण का अधिकार दिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद आप इनके आयों का स्रोत बता दें कि समाचार पत्रों में छपने वाले जो विज्ञापन रहते हैं, दैनिक भास्कर या अन्य में आ रहे हैं, उनके विज्ञापनों पर कर लेता है। संपत्ति पर कर लेता है, पशुओं पर कर लेता है, सिनेमा घर जो रहते हैं उन पर कर लिया जाता है नगर निगमों के द्वारा। इसके बाद अन्य फीसें क्या है, इस शिक्षा शुल्क लेता है, चुंगी शुल्क लेता है, नौकाओं पर शुल्क लेता है। फिर इसके बाद राज्य सरकार के द्वारा जो अनुदान दिए जाते हैं, राज्य सरकार हमको विभिन्न विभिन्न समय पर क्या होता है, नगर निगमों को अनुदान देती है। फिर क्या होता है, राज्य वित्त निगम, राज्य वित्त निगम के द्वारा भी नगर निगमों को अनुशंसा की जाती है, उनके उसको प्राप्त होता है वहां से। नगर निगमों द्वारा जारी किए गए विभिन्न प्रकार के बॉन्ड, जैसे कि हमने अभी सुना था भारत का पहला नगर निगम है ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला इंदौर नगर निगम, उसके द्वारा जो ग्रीन बॉन्ड जारी किए गए हैं, इन बॉन्डों को मार्केट में बेचा जाता है और उससे पैसे की प्राप्ति की जाती है। तो इन सब माध्यमों से क्या होता है, नगर निगमों को आय की प्राप्ति होती है। अब निष्कर्ष में बता दें कि इस आय का उपयोग वो कहाँ पे किस लिए करते हैं। अतः इस प्रकार नगर निगम आज जनित करके, आय जनित करके अपने नागरिकों को सफाई, स्वच्छता और स्ट्रीट लाइट की सुविधा प्रदान करते हैं। तीसरा टाइप के जो लास्ट क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन आते हैं 10 मार्कर क्वेश्चन। इसमें आपको 2 पेज मिलने की पूरी उम्मीद है। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, संविधान के मूल ढांचे से आप क्या समझते हैं, इससे संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हमको पता है संविधान का मूल ढांचा क्या कहलाता है, आप सबसे पहले उत्तर में वहीं से स्टार्ट करेंगे। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973 में, हमको पता है कि केशवानंद भारती जो केस था उसी में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे की व्याख्या की गई थी। इसके पहले संविधान में इस तरीके के किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। तो इस मूल ढांचे को कहाँ पे बोला गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती में स्थापित किया है मूल ढांचे के सिद्धांत को। ऐसा माना गया है कि संविधान की कुछ विशेषताएं अपरिवर्तनीय है और इन्हें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से नहीं बदला जा सकता। इसका कहने का तात्पर्य हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है कि संविधान में कुछ विशेषताएं पहले से उपलब्ध हैं जिनको हम संविधान संशोधन के माध्यम से भी नहीं बदल सकते हैं, और वही मूल विशेषताएं संविधान का मूल ढांचा है। कुछ की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उस समय पे की गई और समय समय पे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ऐसे
घटकों को बताया गया कि कौन कौन से तत्वों को क्या, कौन कौन सी विषय वस्तु को हम मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल करते हैं। यह सिद्धांत संविधान में निहित मूल सिद्धांत और मूल्यों की रक्षा के साथ साथ इसकी स्थिरता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए भी सामने आया। अब क्या बताया गया इसमें कि जो मूल ढांचा है या मूल ढांचे के जो तत्व में संविधान के जो मूल सिद्धांत निहित हैं, मूल्य हैं, उनकी रक्षा करता है, संविधान को स्थिरता प्रदान करता है और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए है। अब इसके घटक आपसे क्या पूछा, आपको घटक बताने हैं कि बुनियादी ढांचे में क्या क्या घटक हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि लोकतंत्र, लोकतांत्रिक ढांचा या लोकतंत्र, आपका लोकतांत्रिक ढांचा, फिर इसके बाद संघवाद, धर्मनिरपेक्ष राज्य, न्यायिक समीक्षा, ये तत्व क्या है, मूल ढांचे के अंग हैं। तो आपको एक एक लाइन में इनको परिभाषित भी करते जाइएगा और इनको बताते भी जाइएगा। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भी हमारे संविधान के मूल ढांचे का अंग है। इनमें संसद किसी भी प्रकार का नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, प्रश्न के दो भाग हैं, आपको याद रखना है कि प्रश्न में जब भी दो भाग पूछे जाए तो आपको वेटेज भी उनका 50-50% देना है, कि आपको ऐसा नहीं कि आप एक भाग को 75% में बता रहे हैं और अन्य भाग को दो लाइन में डिफाइन कर रहे हैं। इसी से आपका उत्तर अनबैलेंस हो जाता है और फिर हम कहते हैं कि हमको प्रॉपर मार्क्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर क्या प्रभाव डाला है, तो अगले भाग में आपको यह बताना है कि इसने संविधान की जो संशोधन की शक्ति है, मूल ढांचे, उस पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो संविधान की संशोधन की शक्ति कहां से प्राप्त होती है, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की शक्ति का अधिकार दिया गया है, लेकिन मूल ढांचे का संशोधन इस संशोधन पर सीमाएं आरोपित करता है। अब क्या क्या सीमाएं आरोपित कर दी हैं, संवैधानिक सीमा आरोपित कर दी है, संवैधानिक सीमा आरोपित कर दी है। संसद संविधान में इस तरह से संशोधन नहीं कर सकती जो इसकी मूल संरचना का उल्लंघन करती है। अब ये कहां पे वर्णन किया गया है, इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण केस में बताया गया है, मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ केस में बताई गई हैं कुछ सीमाएं। न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करती है और इसे संवैधानिक संशोधन की समीक्षा करने का अधिकार है। तात्पर्य यह है कहने का कि जब मूल ढांचे की अवधारणा आई कि न्यायिक समीक्षा मूल ढांचे का अंग है, तो संविधान यदि किसी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो न्यायपालिका उसकी समीक्षा कर सकती है। फिर विकास एवं समय के अनुसार व्याख्या, विकास जैसे जैसे संविधान का, लोकतंत्र का विकास होता जाता है तो न्यायपालिका व्याख्या उसके अनुसार करती जाती है। फिर केशवानंद भारती का ऐतिहासिक में आप ये बता देंगे और फिर निष्कर्ष में आप निष्कर्ष लिख देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, नृत्य, जातीयता, लिंग, भाषा की भूमिका। अब जो भारतीय राजनीति है, हम देखते हैं कि जो चुनाव है, नीति निर्धारण के दौरान है, अन्य समय पे है, इन तत्वों की बहुत ज्यादा भूमिका रहती है। इसकी भूमिका आपको बतानी है, इन तत्वों की अलग अलग। कौन कौन से तत्व हैं वो, आपको जाति की भूमिका बतानी है, धर्म की, नृत्य, जातीयता की, भाषा की और लिंग की। ये पांच चीजों की भूमिका आपको पांच बतानी है। इंट्रो दें आप, भारतीय समाज अपनी प्रकृति और संरचना में अत्यधिक विविध है, इसलिए भारत में भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं। जब यदि भारतीय राजनीति इतनी विविध है तो विविधता धारण किए हुए, तो स्वाभाविक सी चीज है, यदि विविधता है तो उसको कई कारक भी प्रभावित करते होंगे। तो हम देखते हैं कि जाति, जाति क्या है, भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण कारक है। जातियों का राजनीतिकरण एवं राजनीति में जातिवाद भारतीय राजनीति की महत्वपूर्ण विशेषता है। हम देखते हैं कि जातियों के आधार पर चुनाव में टिकट दी जाती है, जहां पर जिस जाति का वोट बैंक ज्यादा रहता है, ठीक है, तो उनको टिकट दी जाती है। जब भी चुनावों का समय रहता है, विभिन्न जातियों को आरक्षण का लाभ दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। धर्म, धर्म का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। धर्म एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है जो भारतीय राजनीति को प्रभावित करता है। भारतीय राजनीति सांप्रदायिक प्रचार में शामिल होते हैं और मतदाताओं की भावनाओं को शोषण करते हैं। हम देखते हैं कि जब भी चुनाव रहता है, चुनाव के भाषणों के द्वारा, सभी दलों के द्वारा धर्म के आधार पर भाषण दिए जाते हैं। ये केवल और केवल वोटों का पोलराइजकरण करने के लिए किया जाता है, ताकि उस
वर्ग विशेष या धर्म विशेष का वोट उस पार्टी विशेष को प्राप्त हो सके। भाषा, अब क्या है, भाषाई विचार भी लोगों के भारतीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। चुनाव के दौरान क्या होता है, राजनीतिक दल लोगों की भाषाई भावनाओं को उभार कर उनके निर्णय को प्रभावित करते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन यह स्पष्ट रूप से भारतीय राजनीति में भाषाई कारक का महत्व दर्शाता है। हम देखते हैं दक्षिण भारत हो या उत्तर भारत हो, भाषा को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। तमिलनाडु में डीएमके हो, आंध्र प्रदेश में टीडीपी जैसे दलों का उदय ये भाषा के आधार पे है। तेलुगु देशम पार्टी है, द्रविड़ पार्टी है, ये इनका भाषा के आधार पे ही गठनों का निर्माण हुआ है। और हम देखते हैं कि ये राज्यों की राजनीति में एक लंबे समय से वहां पे सत्ता में उपस्थित हैं। वहां पर उत्तर भारत की पार्टियों को या अन्य से पार्टियों को उतना वोट बैंक नहीं मिल पाता है। फिर क्या है अगला, क्षेत्र भी है। उपराष्ट्रीयता की संकीर्ण भावनाओं और अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों के उदय का कारण बनी है। व्यक्तित्व, ये अन्य कारक हैं। दल के नेता का करिश्माई व्यक्तित्व भी मतदाता व्यवहार को प्रभावित करता है। हम देखते हैं कि करिश्माई व्यक्तित्व जैसे वर्तमान में मोदी जी का व्यक्तित्व हो, पूर्व में इंदिरा गांधी का हो, अटल बिहारी वाजपेयी का हो, इनका व्यक्तित्व भी कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। धन, धन मतलब पैसा, पैसे के बिना कोई भी चुनाव नहीं हो सकता है। तो भारतीय राजनीति की व्याख्या करते हुए धन पैसे की अनदेखी नहीं की जा सकती है। सत्ताधारी दल का प्रदर्शन, चुनाव के मौके पर प्रत्येक राजनीतिक दल अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हैं। चुनावी घोषणा पत्र में सामान्यतः ये देखा जाता है जो दल वर्तमान में सत्ता में है उसका क्या है प्रदर्शन, उसी के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें मतदाताओं से अनेक प्रकार के वादे किए जाते हैं। अगला, विचारधारा। किसी भी राजनीतिक दल द्वारा पोषित विचारधारा भी मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित करती है। अन्य कारक में आप क्या बता सकते हैं, चुनाव पूर्व घटी घटनाएं, चुनाव के समय की आर्थिक स्थितियां, गुटबाजी, ठीक है। फिर इसके बाद आयु, वृद्ध और युवा, यदि कैंडिडेट युवा है वृद्ध है इनका प्रभाव पड़ता है। लिंग, पुरुष या महिला, शिक्षा, ठीक है, ग्रामीण और नगरी बसाहट, धनी वर्ग निर्धन वर्ग, परिवार नातेदार, उम्मीदवार की उन्मुखता, ये सब क्या है भारतीय राजनीति में प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन सीधा आपसे करंट अफेयर से पूछा गया है कि चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पीछे के कारण का वर्णन कीजिए। दूसरा इसकी का जो पार्ट है क्वेश्चन का कि भारतीय राजनीति में राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु उपाय बताइए। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, जैसा कि हमने देखा है कि जो चुनावी बॉन्ड योजना वर्तमान सरकार लेके आई थी 2018 या 19 के समय में लेके आई थी, उसको सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो वो ये कारण जानना चाह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पीछे क्या कारण थे। उसके बाद अब यदि हम देख रहे हैं कि चुनावी बॉन्ड योजना को यदि आपने निरस्त कर दिया है तो जो राजनीतिक पार्टियों को जो फंड प्राप्त हो रहा है उसको पारदर्शी बनाने के लिए आप क्या उपाय दे सकते हैं। तो पहला आप वही इंट्रो से बता दें कि चुनावी बॉन्ड क्या था। चुनावी बॉन्ड एक प्रकार का पत्र था जिसमें एसबीआई के माध्यम से क्या होता था, कोई भी व्यक्ति किसी भी एसबीआई की कुछ चुनिंदा शाखाओं पर जाकर अपनी पसंदीदा पार्टी के लिए बॉन्ड खरीद सकता था और उस पार्टी को 15 दिन के अंदर उस बॉन्ड का भुगतान कर दिया जाता था। तो इसको आप कम शब्दों में स्पष्ट रूप से इस तरीके से परिभाषा लिख सकते हैं। इसके बाद आप इसके मुख्य भाग पे आते हैं कि उसके पीछे जो रद्द किया उसके पीछे क्या कारण थे। सबसे पहला जो कारण था, सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि ये सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। जैसा कि हमको पता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत लेके आएगा, जिसके अंतर्गत ये बोला गया है प्रत्येक नागरिक को सरकार की विभिन्न गतिविधियों योजनाओं आदि के संबंध में सूचना अधिकार जानने का अधिकार है। तो ये चुनावी बॉन्ड योजना में ये प्रावधान था कि ना तो इसमें पार्टी को कितना चंदा प्राप्त हो रहा है उसकी जानकारी मिलती थी, किसने कितना चंदा दिया है ना तो ये बताया जाता है, इसको गुप्त रखा जाता था। तो इसको क्या बोला सर्वोच्च न्यायालय ने, कहीं ना कहीं ये सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। अगला जो पॉइंट बोला है क्विट प्रो को व्यवस्था की संभावना थी। फैसले से इस बात पर प्रकाश डाला गया कि आर्थिक असमानता पैसे
और राजनीति के बीच गहरे संबंध के कारण राजनीतिक जुड़ाव के विभिन्न स्तरों को जन्म दिया जा सकता है। परिणाम स्वरूप इस बात की वह संभावना है कि किसी राजनीतिक दल को वित्तीय योगदान देने के परिणाम स्वरूप भावना के साथ काम करने की व्यवस्था हो सकती है। अर्थात ये कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को राजनीतिक पार्टी को चंदा देता है करता है तो उसको उस चंदे के परिणाम स्वरूप कुछ काम करने की व्यवस्था हो सकती है। काले धन पर अंकुश लगाने के लिए अनुपातिक रूप से उचित नहीं है, मतलब इससे काले धन पर अंकुश नहीं लगेगा, सर्वोच्च न्यायालय ने बोला। असीमित कॉरपोरेट दान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का उल्लंघन है। उनका कहना है कि यदि असीमित रूप से कॉरपोरेट जो बिजनेस घराने हैं यदि वो चुनाव में पार्टियों को फंड करेंगे तो ये कहीं ना कहीं निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव को कराने का उल्लंघन है। अगला क्या बोला गया है? आरपीए एक्ट का उल्लंघन है। आरपीए एक्ट क्या कहलाता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जो हमारा जनप्रतिनिधि अधिनियम है उसके तहत ये बोला गया है, उसकी धारा 29C में पार्टियों को 20,000 से अधिक के सभी योगदानों की घोषणा करने और यह निर्दिष्ट करने की आवश्यकता थी कि वे किन व्यक्तियों या कंपनियों के द्वारा दिया जा रहा है। ये जो हमारा 1951 का एक्ट था उसमें ये वर्णन किया गया था और कहीं ना कहीं चुनावी बॉन्ड योजना ने इसको समाप्त कर दिया था। फिर इसके बाद क्या है? भारत की राजनीति में अब इस पारदर्शिता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? कुछ व्यापक कानूनी सुधार किए जा सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक दलों के वित्त, चुनावी व्यय और धन के स्रोतों को नियमित करने के लिए व्यापक कानूनी सुधार लागू करना। कुछ ऐसे कानून लेके आए जो हमारे राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाले चंदे आदि को नियमित करें। ठीक है, स्वतंत्र चुनावी निरीक्षण करके। स्वतंत्र चुनावी निरीक्षण के द्वारा फिर व्यय सीमा को निश्चित करके कि एक व्यक्ति, जैसे वर्तमान में चुनाव आयोग के द्वारा ये सीमा को निश्चित तो किया गया है परंतु हम फिर भी देखते हैं कि प्रत्येक चुनाव में अत्यधिक सीमा से अधिक व्यय किया जाता है। तो यदि व्यय सीमा को निश्चित कर दिया जाए, फिर इसके बाद राजनीतिक दलों के वित्त पोषण में पारदर्शिता लाकर पार्टियों को सार्वजनिक फंडिंग प्रदान की जानी चाहिए। मतलब इसका तात्पर्य ये है कि द्वितीय जो प्रशासनिक सुधार आयोग ने चुनाव के खर्चे के नाजायज और अनावश्यक फंडिंग को रोकने के लिए आंशिक राज्य फंडिंग का समर्थन किया था। जो हमारा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग गठित हुआ था वीरप्पन मोइली जी की अध्यक्षता में, उसने ये रिकमेंडेशन किया था कि जो चुनावों का खर्च है ये राज्य द्वारा पोषित किया जाए, तो इससे कहीं ना कहीं चुनाव में होने वाले जो खर्च है उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। फिर एक इसके लिए अब क्या किया जा सकता है? राष्ट्रीय चुनाव कोष की स्थापना की जा सकती है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय चुनाव कोष किस लिए स्थापित किया जाएगा? जो संपूर्ण चुनाव का खर्च का वहन करेगा। तो इस तरीके से हम कुछ सुझाव देके हम बता सकते हैं कि चुनाव में पारदर्शिता को बढ़ाई जा सकती है। फिर आप निष्कर्ष लिखते हैं कि भारत में चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता अपनाकर राष्ट्र अपने लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव को मजबूत कर सकता है। यदि हम देखते हैं चुनाव में फंडिंग यदि पारदर्शी रूप से होगी तो हमारी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं अधिक मजबूत होंगी और नागरिकों को इस ज्ञान और विश्वास के साथ सतर्क बनाया जा सकता है कि उसकी चुनावी पसंद वित्तीय हितों के अनुचित प्रभाव के बजाय विचारों एवं मूल्यों से प्रभावित होती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्यपाल के संवैधानिक विवेकाधिकार क्या होते हैं? साथ ही राज्यपाल के परिस्थिति जन्य निर्णय की व्याख्या कीजिए। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है राज्यपाल के जो विवेकाधिकार है, संविधान में क्या है व्यवस्था की गई है, राज्यपाल को कुछ संवैधानिक विवेकाधिकार दिए गए हैं कि आप इन इन परिस्थितियों में अपने विवेक के अनुसार निर्णय ले सकते हो। सामान्य स्थितियों में राज्यपाल को अपने विवेक का उपयोग करने की अनुमति नहीं होती है, पर कुछ परिस्थितियों में उसको संवैधानिक विवेक का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। तो फिर वही राज्यपाल किसी भी राज्य का एक संवैधानिक प्रमुख होता है जिसका वर्णन अनुच्छेद 154 में किया गया है। यह राज्य की कार्यपालक शक्ति भी राज्यपाल में निहित होती है। अब इसकी विवेकी शक्तियां कौन कौन सी हैं? संविधान में स्पष्ट किया गया है कि यदि राज्यपाल के विवेक अधिकार पर कोई प्रश्न उठे तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम और वैध होगा। यदि राज्यपाल के विवेक पर कोई निर्णय उठता है तो उस पर जो निर्णय राज्यपाल स्वयं लेगा वही अंतिम माना जाएगा। दूसरा चीज क्या है? राष्ट्रपति के जो विचार के लिए विधेयक रखे जाते हैं जिसका वर्णन अनुच्छेद 200 में किया गया है, इनको आरक्षित रखने का ये राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट ये है कि राज्य में यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो ये राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश ये राज्यपाल के विवेक पर निर्भर है।
इसका वर्णन कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 356 में। वह मुख्यमंत्री से प्रशासन से संबंधित एवं प्रस्तावित विधेयक से संबंधित विषयों पर जानकारी मांग सकता है। वो कि मुख्यमंत्री विधानसभा में किन विधेयकों को रखने वाले हैं या रख चुके हैं, उनके संबंध में जानकारी आप राज्यपाल मांग सकता है। 5वीं अनुसूची के तहत वर्णित राज्यों के संबंध में राज्यपालों को कुछ विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त हैं। अनुच्छेद 371 में जो वर्णन किया गया है कुछ राज्यों का, उसके राज्यपालों को विवेकाधीन शक्ति दी गई है, जिसे राज्यपाल का विशेष विवेकीय उत्तरदायित्व कहा जाता है। अब परिस्थितिजन्य विवेक शक्तियां कौन कौन सी हैं? संविधान विधानसभा चुनावों में यदि किसी दल को बहुमत प्राप्त ना हो, परिस्थिति जन्य का मतलब क्या है? कुछ परिस्थितियां निर्मित हो जाएं ऐसी कि जिन पे राज्यपाल को निर्णय लेना है, तो उनका वर्णन कैसा है कि यदि विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, जो बहुमत 51% रहता है, यदि वो किसी भी दल को प्राप्त नहीं हुआ है, तो राज्यपाल अपने स्वविवेक का उपयोग कर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है जो विधानसभा में कुछ समय में बहुमत अपना साबित कर सके। कार्यकाल के दौरान यदि मुख्यमंत्री की मृत्यु होने पर विश्वास मत जिस व्यक्ति को प्राप्त रहता है उसको मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। मंत्री परिषद को विश्वास मत प्राप्त ना करने या अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर विघटित कर सकता है। यदि जो मंत्री परिषद है, वर्तमान में सरकार है, उसको विश्वास मत प्राप्त नहीं है या तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो चुका है, तो राज्यपाल उसको विघटित कर देगा। विधानसभा को किसी भी दल को यदि विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है या ना होने पर, या किसी भी दल द्वारा सरकार बनाने की स्थिति में ना होने पर, वो विधानसभा को भंग कर देगा। ये राज्यपाल परिस्थितियां जो निर्मित होंगी उन पे इस प्रकार से निर्णय स्वविवेक से ले सकता है। इस प्रकार संविधान में राज्यपाल कार्यालय के मामलों में भारतीय संघीय ढांचे के तहत दोहरी भूमिका तय की गई है। अतः वह राज्य का संवैधानिक मुखिया होने के साथ साथ उसकी दोहरी भूमिका कौन कौन सी है? पहला तो वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, दूसरा क्या है उसकी भूमिका? केंद्र का प्रतिनिधि भी है। यही कारण है कि उसे विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। अब जो आखिरी क्वेश्चन है आपका 5वां और क्वेश्चन है कि आपको मध्य प्रदेश की राजनीति की प्रमुख प्रवृत्तियां एवं लक्षण क्या दिखाई देते हैं? टिप्पणी करिए। ये पूर्ण रूप से करंट पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें आपको मध्य प्रदेश की राजनीति में जो लक्षण और प्रवृत्तियां, कौन कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं, उन पे आपको टिप्पणी करना है। मध्य प्रदेश, इंट्रो में आप क्या लिख सकते हैं? मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित होने के कारण राजनीति का प्रमुख केंद्र बना है। हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति का मध्य प्रदेश प्रमुख केंद्र है क्योंकि इसकी भौगोलिक दशा इस प्रकार से है। केंद्रीय एवं अन्य राज्यों की राजनीति के समान ही यहाँ भी कुछ समान तत्व जैसे धर्म, भाषा, जाति, संप्रदाय आदि का प्रभाव दिखता है। वहीं इससे इतर भी प्रवृत्तियां देखी जाती हैं। जो केंद्र एवं अन्य राज्यों की राजनीति में जो तत्व प्रभाव डालते हैं वो मध्य प्रदेश में भी डालते हैं, जैसे कि धर्म है, भाषा है, जाति है, संप्रदाय है। पर मध्य प्रदेश की राजनीति में इससे इतर भी कुछ तत्व हावी रहे हैं जिनको हम चर्चा करते हैं। पहला क्या रहा है? राजघरानों का प्रभाव। तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में जब से मध्य प्रदेश का गठन हुआ है 1957 से, कुछ राजघरानों का यहाँ पर विशेष प्रभाव रहा है। जैसे कि सिंधिया राजघराने की विजया राजे सिंधिया जो थी, राजमाता विजया राजे सिंधिया, वो मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीएम तो ना रहते हुए भी विधानसभा में सदन की नेता रही हैं। ठीक है। उसके अलावा माधवराव सिंधिया मध्य प्रदेश से सांसद, लोकसभा के सांसद रहे हैं। गुना ग्वालियर क्षेत्र को इन्हें रिप्रेजेंट किया है। वर्तमान में उनके पुत्र हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनकी भी राजनीति में मध्य प्रदेश में प्रभावी भूमिका रही है। जो कमलनाथ सरकार थी 15 माह की, उसको गिराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। वहीं रीवा और विंध्य प्रदेश से जो मार्तंड सिंह थे और पुष्पराज सिंह थे, जो हमारे बघेलखंड का राजघराना था, रीवा राजघराना या बघेल रियासत, उसके मार्तंड सिंह और पुष्पराज सिंह वहां से सांसद विधायक रहे। राघवगढ़ जहां से हमारे दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं 2 बार। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में इन राजघरानों ने प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक एक प्रभावी भूमिका निभाई है। और ये दल किसी एक पार्टी से ना होकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों में भूमिका में रहे हैं। फिर इसके बाद असंतोष और बगावत, ये एक मध्य प्रदेश की राजनीति में भूमिका देखी जाती है कि मध्य प्रदेश की राजनीति को असंतोष और बगावत कई बार देखी गई है। जैसा कि संविद सरकार और 19
1967 में गठित हुई थी, जब जो राजमाता विजयाराजे सिंधिया के जो समर्थक विधायक थे उनने विधानसभा में अपना समर्थन वापस लेकर गोविंद नारायण सिंह के मुख्यमंत्री बनाते हुए जो सरकार गठित की थी उसको संवित सरकार कहा जाता था। उस समय पे सरकार को गिराकर सरकार बनी थी। फिर उसके बाद 2020 में, जैसा कि अभी मैंने बताया, कमलनाथ की जो सरकार थी 15 माह की, उसको गिरने के बाद तो ये मध्य प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं असंतोष और बगावत का लक्षण हमको समय समय पर देखा जाता है। फिर इसके बाद हमको अगला पॉइंट क्या मिलता है, पार्टी हाईकमान का प्रभाव। पार्टी हाईकमान का प्रभाव का तात्पर्य यह है कि जिन राज्यों में बड़े राजनीतिक दलों का प्रभाव व सत्ता है, वहां की राजनीति को पार्टी हाईकमान की नीतियां भी प्रभावित करती हैं। जैसे कि यदि बीजेपी और कांग्रेस जैसे बड़े दल हैं जो मध्य प्रदेश की राजनीति में, इनकी नीतियां या जैसे यहाँ पे सत्ता में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, मंत्रिमंडल कौन रहेगा, इन सबको क्या करता है, पार्टी हाईकमान के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे कि देखते हैं, रविशंकर शुक्ल की मृत्यु के उपरांत बी.आर. मंडलोई को पार्टी हाईकमान के आदेश पर 1 माह के हटा दिया गया था। जो मध्य प्रदेश के द्वितीय मुख्यमंत्री थे मंडलोई जी, उनको 1 माह के अंतर्गत ही पार्टी हाईकमान ने हटा दिया था और किसको मुख्यमंत्री बनाया गया था, कैलाश नाथ काटजू जी को। वर्तमान में हम देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश में 2023 के लोकसभा चुनाव हुआ है, तात्कालिक समय में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान की लोकप्रियता होने के बावजूद भी पार्टी हाईकमान का क्या निर्णय था कि श्री मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो पार्टी हाईकमान के निर्णय को मानते हुए मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। मध्य प्रदेश की राजनीति में जो अगला फैक्टर हमको दिखता है वो दल बदल दिखता है। दल बदल क्या है, जब एक पार्टी जो विधायक या सांसद चुनकर आते हैं और वो अपनी पार्टी से त्यागपत्र देकर किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ जाते हैं, तो वो दल बदल कहलाता है। तो 1967 में ये दल बदल हुआ, तब डीपी मिश्र सरकार अल्पमत में आ गई थी और गोविंद नारायण सिंह मुख्यमंत्री बन गए थे। उसी प्रकार 2020 में कमलनाथ सरकार के साथ यही हुआ। फिर इसके बाद जो दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, नौकरशाही की भूमिका। नेताओं और नौकरशाही के मध्य हमेशा टकराहट देखी जाती है, राजनीति को प्रभावित करती है यही टकराहट। वहीं इंदौर और भोपाल के कलेक्टर रहे जो अजीत जोगी जी थे, जो मध्य प्रदेश में जो विभाजन हुआ था सन 2000 में, उसके पहले इंदौर और भोपाल के कलेक्टर थे। तो उनकी सोचिए आप प्रशासन में कैसी भूमिका रही होगी कि वो जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ तो उसके प्रथम मुख्यमंत्री नियुक्त हुए। वह विभिन्न वर्गों का प्रभाव। अब हम देखते हैं कि राजनीति में विभिन्न वर्गों का जिस वोट बैंक अधिक रहेगा उसको प्रभाव अधिक मिलेगा। तो 21% यहाँ पे अनुसूचित जनजातियां हैं, 15% अनुसूचित जातियां हैं, 52% पिछड़ा वर्ग है। तो इन कारण से क्या रहता है, इन सभी की मध्य प्रदेश की राजनीति में भूमिका रहती है। इन्हों को चुनाव के समय पर आरक्षण का प्रावधान दिया जाता है। जैसा कि हमको पता है मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का प्रयास किया गया और वो वर्तमान में चुनाव वो हाई कोर्ट में यह मामला लंबित है। फिर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यहाँ भूमिका में रहा। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हम देखते हैं कि लगातार यदि कोई दल सरकार में है तो वो उसके विरुद्ध भूमिका जनता के बीच में बनने लगती है। फिर प्रदेश विभाजन का प्रभाव। कांग्रेस का जो गढ़ माना जाता था छत्तीसगढ़ माना जाता था, छत्तीसगढ़ अलग होने से मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रभावी रूप से उभर कर आ गई और यहाँ पे राजनीतिक समीकरण भी भिन्न भिन्न हो गए। फिर आप निष्कर्ष में देख सकते हैं कि उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ मुद्दों पर पारंपरिक दृष्टिकोण धारण किए हुए, वहीं कुछ मुद्दों में आधुनिक दृष्टिकोण का मिला जुला स्वरूप मिलता है। मतलब जो वर्तमान में राजनीति की प्रवृत्ति और स्वरूप है उसमें कुछ परंपरागत मुद्दे भी हैं जैसे राजघरानों का प्रभाव, परंतु कुछ वर्तमान भी हैं जैसे कि दल बदल की प्रवृत्ति होना। ये सब प्रवृत्ति ये वर्तमान और आधुनिक रूप है। तो इस तरीके से आपका ये पेपर कंप्लीट होता है। तो ये मेंस जो वीएस एजुकेशन के तत्वाधान में जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका टाइम टेबल है, आपको सभी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल रहा होगा। तो इस प्रकार से ये क्लास को हम समाप्त करते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो टेस्ट सीरीज में तो हमारे राम एकेडमी के नंबर पर या यूट्यूब पर कमेंट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।